मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरा अंतर्मन घायल है, दुख की गांठें खोल रहा हूँ। हरिओम पवार की इन पंक्तियों के साथ आज का गुफ्तगू कार्यक्रम शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज का हमारा जो मुख्य विषय है महिलाओं की संपत्ति संबंधी अधिकार और विशेषज्ञ के रूप में चूरू के जाने माने अधिवक्ता श्री अभिषेक जी टावरी हमारे साथ हैं। युक्ति संस्थान की ओर से आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं उनकी ओर से भी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। भारत के संविधान ने हम नागरिकों को बहुत सारे अधिकार दिए हैं जिससे हम न्याय संगत और सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं, लेकिन कई बार बिना जानकारियों के अभाव में हमें जो अपने अधिकार है उनसे दूर होना पड़ता है। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि जो महिलाएं हैं उनको जो संपत्ति संबंधी अधिकार मिले हुए हैं उनके प्रति वो जागरूक हो, एक जागरूकता का माहौल बने, इसलिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो एक बार पुनः तमाम दर्शकों की ओर से और संस्था की ओर से आपका अभिवादन करता हूँ। आज का हमारा जो पहला प्रश्न आपसे रहेगा कि महिलाओं के लिए जो संपत्ति संबंधी जो कानून बने हुए हैं वो महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, आप हमें बताएं। देखिए, अपन महिलाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की चर्चा करें इससे पहले अपन थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। महिलाओं के संपत्ति संबंधी अधिकार में अपन इंडिया की बात करें तो इसमें एक है हिंदू, एक है मोहम्मडन। हिंदू के लिए अलग अधिकार हैं संपत्ति संबंधी महिलाओं के, और मोहम्मडन्स के लिए अलग अधिकार इस टाइप हैं। और अपन पीछे की बात करें तो पुराने ज़माने की अपन बात करें तो ये अपना जो सारा कल्चर है, अपना जो सारा समाज है, वो सारा का सारा मेल सेंट्रिक सोसाइटी है। अपन इस बात से वाकिफ रखें चाहे नहीं रखें, ये सत्य है कि ये पुराने समय से लेकर के वर्तमान में कुछ कम हो गया पर फिर भी मेल सेंटर्ड सोसाइटी है। इसलिए पुराने समय में जो अधिकार थे महिलाओं के वो बहुत लिमिटेड अधिकार थे। जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया, जैसे जैसे कानूनों में बदलाव होता गया, जैसे जैसे घटनाएं घटती गई, सुप्रीम कोर्ट्स हाई कोर्ट्स बोलते गए, उस हिसाब से धीरे धीरे महिलाओं के अधिकारों में परिवर्तन होता रहा। और अपन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अपने को संविधान कहता है कि समानता का अधिकार होना चाहिए। तो उसी स्थिति में बात करें तो उस अधिकार के तहत भी ये कहा गया कि महिलाओं का जो संपत्ति संबंधी अधिकार हैं वो भी पुरुषों के समान ही होना चाहिए। तो पुराने समय से लेकर के अब वर्तमान में अपन देखें तो इसमें मेजर चेंज ये हुआ कि पुराने समय में संपत्ति संबंधी जो अधिकार थे महिलाओं के वो बहुत लिमिटेड थे, और आज के टाइम में वो लगभग इक्वल होने लग गए मेल्स के साथ में। तो ये पुराने से लेकर के वर्तमान तक जो मेजर चेंज है वो है संपत्ति संबंधी अधिकारों में। इन कानूनों के अनुसार संपत्ति में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। संपत्ति में दो तरह की चीजें होती है, एक मूवेबल और एक इमूवेबल, जिसे हिंदी में चल और अचल संपत्ति कहते हैं। अचल संपत्ति वो जो कि जमीन से जुड़ी हुई है, जिसे अपन नॉर्मली जमीन कहते हैं। और मूवेबल प्रॉपर्टी वो जिसमें अपनी धन आ गया, रुपए आ गए, लेन देन आ गया, गहना सोना चांदी ये सब जो आ गए। तो प्रॉपर्टी जो है वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दो पोर्शन में डिवाइडेड है। एक वो प्रॉपर्टी जो मूवेबल है, एक वो प्रॉपर्टी जो इमूवेबल है। एक में जैसे मकान, दुकानें हैं, खेत है, खेत आ गए, जमीन जायदाद आ गई, पैसे आ गए, ज्वेलरी आ गई, ये सारी चीजें। बिल्कुल। हमारा जो अगला प्रश्न आपसे है कि हिंदू जो कानून बने हुए हैं महिलाओं के लिए, उनमें जो संपत्ति और विरासत के जो मुख्य कानून है उनके बारे में भी आप बताएं। अपने प्रॉपर्टी राइट जो हैं इंडिया में वो गवर्न होते हैं अपने पर्सनल लॉ से। पुराने समय से लेके वर्तमान तक स्थिति यही है। जो हिंदू हैं वो गवर्न होते हैं अपने हिंदू लॉ से, और जो मुस्लिम्स है वो गवर्न होते हैं अपने मुस्लिम लॉ से। मुस्लिम लॉ कहते हैं अपन शरीयत कहते हैं, और हिंदू लॉ कहते हैं अपन, या फिर पुराने समय में जो वाणियाँ थी, वेद वाणियाँ थी, उनसे रिलेटेड जो है। तो दोनों के दोनों संपत्ति संबंधी अधिकार जो हैं वो पुराने मूल रूप से उनके पर्सनल लॉ से रिलेट करते हैं। तो हिंदूज के लिए अगर अपन बात करेंगे, हिंदूज के अंदर बुद्धिस्ट भी आ गए, जैन्स भी आ गए, सिख्स भी आ गए। ये सब हो गई एक कैटेगरी जो हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं। दूसरी कैटेगरी में बच गए मोहम्मडन्स हो गए, पारसीज हो गए, ये सेकंड कैटेगरी होगी। तो दोनों के अपने अपने जो पर्सनल लॉ हैं वो इन दोनों से गवर्न होते हैं। इसमें जो मुख्य जो प्रावधान है हिंदू लॉ में, मतलब जो संपत्ति के जो अधिकार है वो
अगर आप रेखांकित करें इस कार्यक्रम में तो? अपन हिंदू लॉ से स्टार्ट करें तो हिंदूज के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट बना हुआ था 1956 का। 1956 में जो लॉ बना हुआ था उसमें जो महिलाओं के अधिकार थे वो कुछ हद तक इक्वलेंट टू मेल्स नहीं थे, कम थे। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया एडवांसमेंट होता गया, अपने लोगों के बीच में समानता का अधिकार आने लग गया, वैसे वैसे सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में, हाई कोर्ट्स भी इस मामले में चेंज होते गए, अपने व्यूज बदलते गए। फिर जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेचर है, उसने भी चेंजेस किए, तो उसने हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया, जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है 2004 के अंदर। ये एक मेजर चेंज रहा है अपने आज तक के इंडियन हिस्ट्री में, जिसमें इंडियन लेडी को या वुमेन को मेल्स के इक्विवेलेंट राइट देने का प्रावधान किया गया। तो अब अगर अपन रेखांकित करना चाहें सेक्शन वाइज, तो पुराने लॉ में सेक्शन 6 बना हुआ था एक, जो कि बताता था अपने को कोपार्टनर, जिसे सहदायक बोलते हैं अपन, और देसी भाषा में समझाना चाहूँ तो 4 वंश की पुरुष पीढ़ियां, ये पुराने एक्ट में था प्रावधान। पर अमेंडमेंट के बाद में क्या हुआ, अमेंडमेंट के बाद में इस कोपार्टनरी के अंदर पहले सिर्फ मेल हुआ करते थे, अब उसके अंदर फीमेल्स को जोड़ दिया। और फीमेल को जोड़ने का मेजर इफेक्ट क्या हुआ कि अब जो पुश्तैनी संपत्तियां हैं हिंदूज की, उसके अंदर बाय बर्थ वुमेन्स का राइट क्रिएट हो गया, जबकि इससे पहले नहीं था। तो ये तो है सेक्शन 6 की बात। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो वुमेन्स के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर सेक्शन 14 बना हुआ है, सेक्शन 15 बना हुआ है। सेक्शन 14 ये कहता है कि हिंदू स्त्री को कोई भी संपत्ति किसी भी तरीके से प्राप्त होती है तो वो उसकी प्रॉपर मालकिन होगी, एब्सोल्यूट मालकिन होगी। उसके अंदर उसका हित जो है वो एब्सोल्यूट हित होगा, वो जैसे चाहे उसको व्यनित कर सकेगी। ये एक मेजर पार्ट है जो राइट्स देता है हिंदू वुमेन्स को। और सेक्शन 15 जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, वो बताता है कि अगर कोई संपत्ति किसी स्त्री से बिलोंग करती है तो उसका मृत्यु उपरांत गमन कैसे होगा, उस प्रॉपर्टी का आगे सक्सेशन कैसे जाएगा। तो मेजर पार्ट हो गया हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 6, सेक्शन 14, सेक्शन 15। इसमें अमेंडमेंट के बाद में मेजर चेंज जो है वो सेक्शन 6 के अंदर है। जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके क्या क्या अधिकार है संपत्ति के, वो भी आप हमें बताएं। संपत्ति संबंधी अधिकार जैसे मैंने कहा दोनों गवर्न होते हैं अपने पर्सनल लॉ से। तो हिंदू में हिंदू सक्सेशन एक्ट हुआ, वैसे ही मोहम्मडन्स के अंदर शरीयत लॉ है, तो शरीयत के तहत वो गवर्न होते हैं। अगर अपन दोनों को कंपेयर करें तो आज की स्थिति में भी मुस्लिम लेडी जो है उसके राइट्स कुछ लिमिटेड हैं बजाय हिंदू लेडी के, पर वो गवर्न होंगे शरीयत के तहत। इसमें जो मेजर पार्ट मेरे समझ में आता है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुस्लिम लेडी जो है उसको संपत्ति अधिकार मिलेगा शरीयत के तहत। उसकी जब शादी होती है तो उसको मेंटेनेंस मान लें अपन, या जो उस लैंग्वेज में बोलते हैं मोहम्मद उसको मेहर बोलते हैं, वो अमाउंट उसको मिलती है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। और इसका जो गमन है आगे वो इस प्रकार होता है, अपन माने कि जैसे अगर कोई मुस्लिम लेडी है, उसके हस्बैंड का इंतकाल हो गया, डेथ हो गई, और अगर उसके कोई भी वारिस नहीं है तो वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से 1/4 शेयर प्राप्त करती है, ये उसका प्रॉपर्टी राइट है। सेकंड स्थिति कि अगर मुस्लिम लेडी है, उसके हस्बैंड की डेथ होगी और उसके वारिस हैं मौजूद, तो फिर वो उसमें से 1/8 शेयर लेती है। और अगर उसके हस्बैंड के एक से अधिक पत्नियां हैं, जो कि अलाउ करती है लॉ में, तो उस स्थिति में वो आगे बढ़ करके कम होकर के 1/16 तक जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी राइट है जो मुस्लिम लॉ में गवर्न होते हैं। इसमें एक बात मैं एडिशनली ऐड ये करना चाहूंगा कि जो मेंटेनेंस की बात अपन करते हैं, चाहे हिंदूज में करें चाहे मुस्लिम्स में करें, तो वो सीआरपीसी में प्रोविजन बना है सेक्शन 125 जो मेंटेनेंस की बात करता है। ये सिर्फ पत्नी की हद तक नहीं, ये माता पिताओं पे भी लागू होता है। पर अपन यहाँ पे लेडी की बात कर रहे हैं तो अपन इस लाइट में इसको देखें तो 125 के लिए एक बहुत मेजर जजमेंट आया था शाहबानो का। उसके अंदर ये कहा गया था कि ये 125 सेक्शन जो है ये मुस्लिम्स पे भी लागू होता है, और उसमें ये माना गया कि मुस्लिम पत्नी जो है तलाक के बाद में या अलग रहने की स्थिति में अपने पति से भी मेंटेनेंस चार्ज कर सकती है। तो ये भी एक तरह से प्रॉपर्टी राइट है उसका। जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसमें संशोधन हुआ
तो संशोधन होने से पहले और संशोधन होने के बाद मुख्य अंतर आप क्या देखते हैं? मेजर यही अंतर है कि पहले बाय बर्थ राइट जो था, हाँ, जन्म से जो अपन कहते हैं बच्चे का हम्म, संपत्ति में, पुश्तैनी संपत्ति में हित, हम्म, उसके अंदर पहले सिर्फ मेल पर्सन्स को इंक्लूड किया जाता था। हाँ, वो जो संपत्ति के अधिकार थे वो सिर्फ मेल पुरुषों को और हाँ, मेल जो आगे की पीढ़ियां हैं हाँ, उनको हाँ, प्राप्त होते थे। हाँ, पर ये मेजर अमेंडमेंट होने के बाद में अब स्थिति ये हो गई कि बर्थ राइट वुमेन्स को भी मिलने लग गया, लेडीज को भी मिलने लग गया अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये मेजर इशू है और इसके बाद में बहुत संपत्ति संबंधी जो स्त्रियों के अधिकार है उनमें बहुत ज्यादा इजाफा भी हो गया और कहीं ना कहीं इक्वलिटी की बात भी आ गई कि क्यों लड़के को मिले और क्यों लड़की को नहीं मिले। तो उसके अंदर ये हो गया कि अब लड़कियां भी उसी हद तक अपना शेयर क्लेम कर सकती है और बाय बर्थ क्लेम कर सकती है। मगर फिर भी अपन भारत की अगर बात करते हैं तो 1% संपत्तियां केवल महिलाओं के नाम पर होती है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मैं समझता हूँ इसको। अगला जो हमारा सवाल आपसे है कि माँ और पत्नी, महिलाएं अलग अलग भूमिका में होती है, माँ भी होती है, पत्नी भी है, बेटी भी है, बहन भी है। तो इस प्रश्न के माध्यम से हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि माँ और पत्नी के संपत्ति संबंधी अधिकार मुख्य कौन कौन से हैं? अपन सक्सेशन की बात करें, लॉ की बात करें, संपत्ति संबंधी अधिकारों की बात करें तो उसके अंदर मदर को या वाइफ को अलग से कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया हुआ कि ऐसे राइट कोई अलग हो। पर इसके अंदर एक पार्ट क्या है कि जब कोई मेल पर्सन की डेथ होती है तो उसकी प्रॉपर्टी भी आगे डिवॉल्व होती है उसके वारिसों में। तो ये जब प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है तो उसके अंदर जो शेयर पत्नी को मिलता है, जो शेयर माँ को मिलता है, वो कैसे मिलेगा, ये थोड़ा सा अपन इस बात पे चर्चा कर सकते हैं। तो सेक्शन हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर सेक्शन 9 बना हुआ है। सेक्शन 9 ये कहता है कि प्रॉपर्टी जो है सेक्शन 9, 8, 10 जो है ये रिलेटेड हैं, जो बताते हैं कि किसी भी पुरुष व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी प्रॉपर्टी कैसे आगे डिवॉल्व होगी। तो उस स्थिति के अंदर वो प्रॉपर्टी उसकी लीगल हेयर्स को, लीगल हेयर्स के अंदर उसकी वाइफ भी आती है फर्स्ट कैटेगरी की और उसकी मदर भी आती है, दोनों को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर अपन समझे तो ये इक्वल राइट देती है वाइफ को और मदर को, दोनों को। क्या एक जो तलाकशुदा महिला है उसके संपत्ति संबंधी अधिकार क्या होते हैं, वो भी आप हमें बताएं, क्योंकि तलाक की जो समस्या है वो भी अपने समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसका संपत्तियों से बिल्कुल सीधा संबंध होता है। तो जो तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनका संपत्ति में क्या अधिकार होता है? आपका कहना एकदम सही है। अपन जब संपत्ति संबंधी अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं तो अपने को ये तलाक और इससे संबंधित बातें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अपन अधिकारों की बात वहीं पे ही करते हैं जहाँ पे कोई ना कोई विवाद वाली स्थिति हो। और जब विवाद वाली स्थिति अपन लेडीज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उसके अंदर यही है, डिवोर्स भी है, मेंटेनेंस भी है, घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस भी है, ये सारे के सारे हैं। तो उसके अंदर अपन ने जो बात की वही है कि प्रॉपर्टी के अंदर राइट जो क्लेम करती है वाइफ डिवोर्स के बाद में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर रुपए पैसे के अंदर सेक्शन 125 सीआरपीसी 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस अपने पति से ले सकती है। इसमें दोनों इक्वल हो गए, अपन ने चर्चा की, हिंदूज भी मोहम्मदन्स भी दोनों ले सकते हैं। तो डिवोर्स की स्थिति में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि वो अपने पति से ये चार्ज दे सकती है। सेकंड अगर अपन बात करें इसको और थोड़ा एम्फेसिस करें इस बात पे, तो जब डिवोर्स की स्थिति आ जाए या जब ऐसे केस मुकदमे की स्थिति आ जाए तो इसके अंदर मेंटेनेंस भी होता है, इसके अंदर फिर डिवोर्स की प्रोसीडिंग भी होती है, इसके अंदर मान लो अगर बच्चे हैं तो उनकी परवरिश और उनका किसके पास रहेंगे वो सब बातें होती है। तो ऐसी स्थिति में जब भी पति पत्नी के बीच में विवाद होता है, मान लीजिए पति ने पत्नी के खिलाफ केस किया डिवोर्स के लिए या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग की, तो उसके अंदर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एक सेक्शन बना है सेक्शन 24। सेक्शन 24 ये कहता है कि दौरान लिटिगेशन जब भी कार्रवाई चल रही है उस टाइम पत्नी, इवन पति भी है उसके अंदर वर्ड, पर अपन पत्नियों के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पत्नी उस प्रोसीडिंग का जो खर्चा है वो भी अपने पति से ले सकती है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर कोई लेडी है तो वो सब अर्निंग मेंबर नहीं होती हैं, उनके पास कमाई का जरिया नहीं होता है। अगर केस मुकदमे में उलझ जाएं तो उनको वकील का खर्चा भी देना पड़ता है, आने जाने का खर्चा भी देना पड़ता है। ये सारे के सारे जो लीगल एक्सपेंसेस हैं वो क्लेम कर सकती है सेक्शन 24 के अंदर अपने पति से।
अगर हम अमेरिका या कोई अन्य जो विकसित देश है उनके संविधानों की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर बेटा बेटी ऐसे शब्द नहीं होते, केवल संतान ही लिखा होता है। लेकिन हमारे अगर भारत की बात करते हैं तो बेटा बेटी ऐसे शब्दों से भी कानून बने हुए हैं। तो एक बेटे की अपनी पिता की संपत्ति में क्या अधिकार होते हैं वो भी आप बताएं। बेटी के अपने पिता की संपत्ति में आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इक्वल राइट हो गया, इक्वल जब राइट से होगा। अमेंडमेंट हो गया। हाँ उससे पहले की स्थिति की बात करें तो उसमें वो कोपार्टनर की सहदायगी की श्रेणी में नहीं आती थी, तो वो अपने फादर की जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसमें कोई हित नहीं लेती थी, कोई प्रॉपर्टी नहीं लेती थी। वो सिर्फ अपने फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो उसकी स्व अर्जित संपत्ति है उसमें हित लेती थी। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज की स्थिति में वो पेरेंटल प्रॉपर्टी में भी हित लेती है, फादर की स्व अर्जित सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में भी हित लेती है। पुराने परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो सिर्फ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में हित लेती थी, पेरेंटल प्रॉपर्टी में नहीं लेती थी। बेटियों को अधिकार बहुत सारे मिल गए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बेटियां अपना हिस्सा या प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती, लेकिन उसके जो ससुराल पक्ष है, उसका पति है या उसके जो बच्चे हैं, वो उसको प्रेशर में लाकर उस केस भी करवा देते हैं। कई बार अपन देखते हैं कोर्टों में। तो जब संपत्ति लेने के लिए इतने उत्सुक होते हैं उसके बच्चे या उसका पति है, तो क्या माता पिता की देखभाल और माता पिता के ऊपर अगर कोई कर्जा है तो बेटी किस तरह कानून के तहत बाउंड हो सकती है, वो भी आप हमें बताएं। देखो 125 जो है सीआरपीसी का सेक्शन जो मेंटेनेंस है उसके अंदर वर्ड है एनी पर्सन, व्यक्ति वर्ड लिखा हुआ है। तो उस व्यक्ति के अंदर मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड हैं। तो अगर कोई मदर फादर ऐसे हैं, लाचार हैं, या उनके पास मेंटेनेंस का कोई सोर्स नहीं है, या उनका बेटा है वो अपंग है या है ही नहीं या कमाता नहीं है, और बेटी है वो अगर अच्छा कमाती है या उसके पास सोर्स है इनकम का, तो ऐसी स्थिति में 125 सीआरपीसी के अंदर माँ और पिता जो हैं अपनी बेटी से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो ये उसकी लायबिलिटी भी है, जहाँ पे राइट्स है वहाँ लायबिलिटी है। तो अगर वो ऐसी स्थिति में है तो उसको पे करना पड़ेगा मेंटेनेंस। ये जो कानून बने हैं संपत्तियों को लेकर विशेषकर, इनसे भाई बहनों में भी आपस में बहुत विवाद बढ़े हैं। सही बात है। तो इन कानूनों के प्रति हम लोगों को कैसे जागरूक करें और इन विवादों से कैसे बचे रहें, इस बारे में आप हमें बताएं। क्योंकि कई बार, एक बार तो मैंने मेरी आंखों देखा है कि एक 70 साल की महिला है, वो अपने बेटे के कहने से कोर्ट में आ गई। उनका कई साल तक उनका वो चलता रहा। फिर आखिर में उनका जब राजीनामा हुआ तो भाई और बहन दोनों रोने लग गए। तो बहन के जो शब्द थे वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आग लगे ऐसे कानूनों को। तो हम जागरूक कैसे करें लोगों को, ये आप हमें बताएं। देखो आप भी वकालत से जुड़े हुए हैं, मैं भी वकालत से जुड़ा हूँ, और आप जो कह रहे हैं वो एकदम सही बात है। अपन रोज देखते हैं कोर्टों में अंदर जो विवाद है वो आजकल बढ़ने लग रहे हैं, और उनका एक रीजन ये भी है कि प्रॉपर्टी में राइट जो है उसको लेकर के अब छेड़छाड़ होने लग गई लड़कियों की। तो इसके लिए जागरूकता एक तो अपने को मेंटल स्टेटस पे लानी जरूरी है। लॉ तो फेवर करता है, जैसे अपन ने बात की कि आज मान लो पेरेंटल प्रॉपर्टी के अंदर बेटियों का हित है, हिस्सा है, पर ये अपनी इथिक्स की बात है, ये अपने सोशल स्टेटस की बात है, ये अपने माइंड बीट की बात है कि प्रॉपर्टी में बेटी हिस्सा ले कि नहीं ले। आज मान लीजिए एक बेटी है, वो शादी करके अपने ससुराल चलेगी, वहाँ पे एकदम सही से रहने लग रही है। अब वो आकर के अगर फादर से, अपने पिता से उसकी संपत्ति में हित मांगती है तो कानून उसको परमिट करता है, पर ये फिर अपना सोशल स्थिति है कि अपन ऐसा करेंगे नहीं करें। तो इन विवाद को बचाने के लिए तो अपने को सोशल स्टेटस पे ही अपना ध्यान देना पड़ेगा, अपने मेंटल स्टेटस पे ध्यान देना पड़ेगा। लॉ इस बात को परमिट करने लग गया। आजकल होता भी है, अपन सिर्फ इस हद तक नहीं रुके, अपन ये भी देखें कि ये अर्थयोग है, जमीन जायदाद जो है उनके पीछे आम आदमी नहीं है, पर जो प्रॉपर्टी डील करते हैं, प्रॉपर्टी में काम करते हैं वो लोग हैं, तो वो चला करके भी ऐसे विवाद उत्पन्न कर देते हैं। प्रॉपर्टी देख करके हाँ इसमें बेटी का हित हो सकता है, वहाँ पे जाकर के उनके परिवार वालों को उकसाना करना, ये प्रैक्टिकल बातें अपने को साथ में सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेंगी। तो ऐसी स्थिति में अगर वो खुद ही बेटी इतनी मेंटली साउंड है, उसको पता है कि नहीं मेरे को ऐसा नहीं करना, तो वो नहीं करेगी। जो महिलाएं नौकरियां कर रही है या बिजनेस कर रही है, एक बार ये भी सुनने में आया कि एक महिला, अपने चूरू की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो सरकारी सेवा में थी और जब वो सेवा निवृत्त हुई, रिटायर हुई, तो उनको एक अच्छी खासी रकम मिली। वो रकम भी घर वालों ने ले ली, उसके खाते में केवल इतने रुपए रखे गए कि उसका खाता बंद नहीं हो। ऐसी भी स्थितियां होती हैं।
तो महिलाएं कैसे जागरूक हों, ये भी आप हमें बताएं कि अपनी इस प्रॉपर्टी को लेकर, अपने पैसों को लेकर, अपनी जो ज्वेलरी है, जो उनका आखिरी जो एक हथियार होता है जीवन का, उसको लेकर वो कैसे उसकी सुरक्षा करें और कैसे वो जागरूक रहें। देखिए, अपन प्रॉपर्टी संबंधी जब राइट की बात कर रहे हैं तो अपन ने बात की मूवेबल और इमूवेबल हम्म, हम्म। प्रॉपर्टी। इसके साथ में आपने अभी जो बोला उसके अंदर एक बात और निकल के आती है, हाँ, वो ये है स्त्री धन। हाँ, स्त्री धन, हाँ, हाँ। ठीक है, स्त्री धन इटसेल्फ भी प्रॉपर्टी है। हम्म, और जो स्त्री धन उसको स्त्री को मिलता है, हाँ, हाँ, चाहे अपने पति से मिले, चाहे अपने सास ससुर से हाँ, मिले, चाहे अपने कोई भी रिलेटिव से मिले, वो उसकी एब्सोल्यूट ऑनर होती है। हाँ, हाँ, एब्सोल्यूट ऑनर लीगली भी होती है, हम्म, जैसे अपन ने बात की हम्म, सेक्शन 14 हिंदू हाँ, सक्सेशन एक्ट की, उसके तहत भी। और लॉ जो है वो ये कहता भी है कि स्त्री धन जो है वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड, उसकी स्वअर्जित संपत्ति के रूप में माना हम्म, जाएगा। तो जो प्रॉपर्टी उसको मिल चुकी है वो उसकी असल स्वामिनी है, हाँ, हाँ, उसके ऊपर कस्टडी रखने का उसका अधिकार है, हम्म, उसको अपने पास रखने का उसका अधिकार है। हम्म, इसके लिए उसको अपने को खुद को हम्म, मेंटली स्ट्रांग करना पड़ेगा। हम्म, प्रॉपर्टी को बचाए रखने के लिए लॉ हम्म, फेवर का है। हम्म, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, अगर कोई ज़बरदस्ती भी किसी से कोई प्रॉपर्टी ले लेता है, किसी हम्म, स्त्री से, किसी लेडी से, हम्म, तो वो फाइट करके वापस ले सकती है। तो हाँ, इसके लिए तो अपने को कानून जो हैं उनकी जानकारियाँ विस्तारित करनी चाहिए। हाँ, हाँ, और आजकल इतने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हाँ, हाँ, सोशल मीडिया भी है, हाँ, उनके हाँ, ऊपर भी आता हाँ, रहता हाँ, है। हाँ, आजकल सब लोग इतने एक्टिव हैं, हाँ, हाँ, केसेस भी हाँ, हाँ, ईज़िली सुनते रहते हैं सुनते अपन। हैं, अगर आज हाँ, अपन यूट्यूब चलाएँ, आज आप अगर अपन गूगल को सर्च करें, उसके हम्म, अंदर अगर प्रॉपर्टी राइट्स देखें, तो उसके अंदर लेटेस्ट लॉ भी आ जाएँगे हाई कोर्ट, हाँ, सुप्रीम हाँ, कोर्ट्स के, हाँ, और अपन समझ भी सकते हैं उनको ईज़िली। फिर आप किसी भी अपने एडवोकेट से संपर्क हाँ, करके हाँ। आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आपने हमारे जो सवाल थे बहुत आपने बेहतरीन जवाब दिए। अब आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों से नमस्कार करता हूँ। मैं उनको सबको सिर्फ़ ये संदेश देना चाहूँगा कि ये पूरा जो देश है अपना, सब लॉ बाइंडिंग देश है। हुँ, सब अपन संविधान से, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं। अपना संविधान, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है समानता की। हुँ, तो समानता हर स्तर पे है, तो इस स्तर पे भी है कि मेल और फीमेल जो हैं वो भी समान हैं। तो आज अपने को ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जहाँ पे अपने को अपन ये शो कर पाएँ, अपन ये कहीं दिखाते हों कि नहीं आदमी ऊपर है, स्त्री नीचे हुँ, है, या स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, हुँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसके लिए पैनल प्रोविज़न्स भी हैं, और हुँ। अपने को मेंटली भी ये ध्यान रखना चाहिए कि एक्चुअल स्थिति जो दोनों की है, स्त्री और पुरुष की, वो दोनों समान हैं। उस अनुसार ही अपने को एक्ट अपॉन करना चाहिए। आपने संस्था को अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दर्शकों की ओर से भी मैं आपका बहुत-बहुत आभार धन्यवाद। व्यक्त करता हूँ। अगला कार्यक्रम हम एक नए विषय के साथ, एक नए मेहमान के साथ आप सभी के सामने एक बार पुनः हाज़िर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।